हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, जिसमें हम आपके फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस कवर करवाएंगे। इनके न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, डेरिवेशन भी करवाएंगे, हम एक एक चीजें सभी चीजें ही करवाएंगे। तो आओ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में ही पढ़ना। तो वैद्युत आवेश, यहाँ सबसे जरूरी क्या चीज है, वैद्युत आवेश क्या चीज है। तो विद्युत आवेश के बारे में अगर किसी ने सबसे पहले मत रखा था तो रखे थे वैज्ञानिक थेल्स। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थेल्स थे। तो उन्होंने यह बताया, उन्होंने उन्होंने एक प्रयोग किया। जब वो लिए एक आबनूस की छड़ को अंबर की आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़े। जो आबनूस की छड़ होती है उसको बिल्ली के खाल से रगड़े। तो देखे जब रगड़ रहे इसके बाद रगड़ने के बाद जब आबनूस की छड़ को कुछ दूर रख दिए, बिल्ली के खाल को कुछ दूर रख दिए, तो देख रहे हैं कि आबनूस की जो छड़ है वो दूसरे छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तो थेल्स को ये लगा कि जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो वो दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। इस गुण को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थेल्स ने यही बताया था। तो विद्युत आवेश की परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो उनमें या तो आकर्षण करने का गुण आ जाएगा या तो प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाएगा। इसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब रगड़ने से या तो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। अब देखो आबनूस के क्षण हम यहाँ इतनी आसानी से पा नहीं सकते हैं, और जैसे आम लोग है वो आबनूस के क्षण कहाँ पाएंगे, तो इसके लिए हम दैनिक जीवन में उनके उदाहरण दिखा दें। जैसे आप सभी लोग देखेंगे कि जब ठंडियों के दिनों में जब कपड़े को निकालो तो जब हाथ पर एक हाथ से दूसरे हाथ से ऐसे फेरो तो रोया कहाँ चले जाते हैं, आगे पीछे को तो पीछे चले जाते हैं हाथ। तो क्या होता है कि जब हम कपड़े को पहनते हैं तो उस त्वचा से एकदम से बिल्कुल सटे होते हैं। तो जब हम चलते हैं तो उनमें होता है घर्षण, और घर्षण के कारण उनमें आकर्षण करने का क्या गया है गुण। जिस इस प्रकार के तो रोया पीछे चलते हैं, इस प्रकार क्या करते हैं पीछे आगे चले जाते हैं। तो क्या होता है उसमें चट चट की आवाज भी आती है, वही सब क्या है विद्युत आवेश। इसका दूसरा उदाहरण आप ये भी देख सकते हैं। जैसे आप पेनों से लिख रहे हैं कापी पे, तो जो पेन की नोक और कापी के बीच क्या हो रहा है, घर्षण बल कार्य का वहां घर्षण हो रहा है। तब जब हम एक छोटा से कण तोड़े और उस नोक से चिपकाए तो नोक से तुरंत चिपक जाता, तो वो स्याही के कारण नहीं चिपकता है। कारण क्या होता है, रगड़ने रगड़ने से उनमें एक गुण आ गया है, उसके कारण उसको खींच रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होता है समझ लो ना, कि जब किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हो कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इसे हम क्या कहते हैं विद्युत आवेश। तो यहाँ जैसे हम किसी भी दो पदार्थों को आपस में रगड़ें, ये भी हम आबनूस वाला भी बता चुके हैं, पेन वाला भी बता चुके हैं। जैसे हम रगड़ें, रबड़ को रगड़े कांच से, जब हम रबड़ को कांच से रगड़ेंगे तो यहाँ भी तो आवेश आएगा, क्योंकि हम क्या बताए हैं रगड़ने से क्या आता है आवेश। तो जब हम रबड़ को कांच से रगड़ते हैं तो यहाँ कटेगा कौन, रबड़ कट जाएगा। जब रबड़ कटता है तो कांच कटता नहीं। तो जब रबड़ को कांच से रगड़ेंगे तो जो भी रबड़ के कण कटेंगे आएंगे किस पर, कांच पे आ जाएंगे। तो इसीलिए रबड़ पर क्या आता है, जो पदार्थ कटता है उस पर प्लस चार्ज आता है, और जो पदार्थ नहीं करता उस पर क्या जाता है माइनस चार्ज। ये प्लस माइनस कैसे आया है, तो इसको भी समझो। देखो जब किसी दो पदार्थों को हम आपस में रगड़ेंगे तो जो पदार्थ कटेगा उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश। मतलब इसी प्रकार आवेश का विभाजन हुआ। आप जैसे हम दो पदार्थों को रगड़ेंगे तो एक कटेगा तो उसका गुण अलग होगा, एक नहीं कटेगा तो उसका गुण अलग होगा। तो इस आधार पर आवेश के कितने प्रकार हो गए, दो। एक हुआ धनात्मक आवेश और एक हुआ ऋणात्मक। जैसे दो पदार्थों को रगड़ेंगे तो जो कटता है उस पर क्या आता है प्लस, और जो नहीं करता उस पर क्या जाता है माइनस। कैसे प्लस आया कैसे माइनस आया, अगर इस प्रकार ना समझे तो इस प्रकार देखो। जैसे हम Na हुआ, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, केमिस्ट्री में आप सभी लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होता है 2,8,1 होता है। नियम ये कहता है कि अंतिम कोश पूर्णतया भरा होना चाहिए, तभी यौगिक स्थायी है, अन्यथा यौगिक अस्थायी होता है। देखो अंतिम कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो कितने होने चाहिए 0। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। देखो कोई भी तत्व स्थायी तभी होगा या तो उसका अंतिम कोश एकदम से खाली होना चाहिए या तो अंतिम कोश एकदम से भरा होना चाहिए। तो ये अभी अपने आप में एक ऐसा कण है अस्थायी कण, अस्थायी है। अन्य भी अपने आप में क्या है अस्थायी। अब इसके पास दो वो है जुगाड़,
कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले वो कितना हो जाए 8, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कितना हो जाए 0। क्योंकि हमको पता है अंतिम कोश में या तो पूर्णतः भरा होना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 0, तभी स्थायी होगा। तो देखो जिसमें साझेदारी कम इलेक्ट्रॉनों की होती है वही करता है तत्व। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को लेने में दिक्कत होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। और अगर भैया हम व्यवहारिक जीवन भी समझो कि अगर हम किसी को 100 रुपए दे रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, प्लस ही तो कर रहे हैं ना। या किसी से 100 रुपए ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, माइनस से ऋण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऋण ही तो ले रहे हैं। तो अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, तो ये सब हमारे याद कहाँ रहता है, सर पे ही तो रहता है। अर्थात ये चीजें कहाँ रहती है, दिमाग में ही तो रहती है ना। इसीलिए एन पर सर पे क्या आता है, प्लस। सर पे क्या आता है, प्लस। मतलब एन पर प्लस आया है, तो एन पे कितना प्लस आया है, 1 प्लस आया है। एन पर 1 प्लस क्यों आया है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। हम बताएं जो भी लेन देन होता है सब टेंशन कहाँ जाती है, सर पे। तो उसी प्रकार तत्व पे भी क्या लगाते हैं, ऊपर ही प्लस लगाते हैं, ऊपर ही प्लस। तो एन पर प्लस आया अर्थात इस पर आवेश कौन सा आ गया, प्लस। तो आवेश प्लस क्यों आया है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। ये अच्छे समझ गए ना। इसके बाद देखो दूसरा ऑर्डर देखा, जैसे Cl हुआ। Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 कामा। देखो इसका काम केमिस्ट्री में भी लगेगा, पूरी केमिस्ट्री इसी पे है। अगर ये अच्छे समझ के जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब भी इसी प्रकार समझाएंगे, वहां भी प्लस और माइनस का बहुत बड़ा खेल होगा। इनसे सारी रिएक्शन प्लस ही माइनस हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया तो यहाँ इसकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता, ये संयोजकता कितनी हो जाएगी, प्लस की 1, प्लस की 1, प्लस की 1 क्यों होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है किसी भी तत्व को अपने आप को स्थायी बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजकता। अगर दे रहा तो प्लस कर रहा है, यहाँ प्लस का 1 कर रहा है, इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा। इसके लिए संख्या कितनी हो जाती है, एन संख्या प्लस की 1 आती है, इसलिए एन पर प्लस आता। अब ये स्थायी हो जाएगा। तो ये प्लस चार्ज क्यों है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, त्याग कर रहा था। अब Cl हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 का 8 का 7। अब इसके पास या तो 8 हो जाए तो 0, तो 8 होना आसान है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। और अगर हम भैया किसी से ग्रहण कर रहे हैं रुपए, अर्थात हम क्या ले रहे हैं, ऋण ही तो ले रहे हैं ना। कितना ऋण ले रहा है, माइनस का 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऋण लेंगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 3 ग्रहण करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अगर 2 देंगे तो प्लस का 2 आएगा, 3 देंगे तो प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ पर ये 1 ले रहा है, तो भैया हम बताएं जो भी लेन देन हो तो सब टेंशन कहाँ जाते हैं, सही बता जाते हैं ना। इसलिए Cl पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 2 कामा 8 कामा 8, 2 कामा 8 कामा 8। तो देखो इससे पता चल रहा है कि प्लस कैसे आता है और माइनस। देखो किसी पदार्थ का प्लस होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम, और किसी पदार्थ का माइनस होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, अधिक। मतलब प्लस आवेश, धनात्मक आवेश जब आते हैं जब इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो प्लस आ जाता है, जब अधिकता हो जाती है तो माइनस आती है। अब यहाँ प्लस माइनस कैसे आया, देखो अगर कोई भी पदार्थ है तो सभी पदार्थों का एक क्या होता है, परमाणु। और परमाणु के अंदर देखो अगर कोई भी पदार्थ होता है तो पदार्थ का एक क्या होता है, परमाणु। परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। तो जैसे हम किसी पदार्थ को काटेंगे तो ऊपर द्रव्यमान कटेगा कि नहीं, और जब द्रव्यमान कटेगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, कटेंगे। अगर द्रव्यमान में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉनों में भी क्या होगी, कमी। और हम बताए हैं इलेक्ट्रॉनों में अगर कमी हो रही है तो चार्ज कैसा आता है, प्लस आता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनों पर कमी हो रही है तो चार्ज कैसा आता है, प्लस। अब जैसे हम रबड़ को कांच से रगड़ेंगे तो रबड़ कट जाएगा ना, तो रबड़ के द्रव्यमान में कमी हुई कि नहीं, और द्रव्यमान में कमी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी हुई, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस आ जाता है। और अगर ये कण किस पर जाएंगे, कांच पे, तो कांच पे जितना पदार्थ था उस पर कुछ कण रबड़ के आगे कि नहीं, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो होगी। द्रव्यमान की अधिकता हो तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, चूंकि हमको पता है द्रव्यमान में ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस पर माइनस आ जाएगा। क्यों आया समझे बता, कि अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे तो माइनस आ जाएगा। जैसे हम इसी रबड़ को किससे रगड़े, रेशम से। रबड़ को रगड़ रहे हैं किससे, रेशम से। जब रबड़ को हम रेशम से रगड़ेंगे, या हम रबड़ को नहीं मालूम, रेशम को किससे रगड़े, कांच से। रेशम को रगड़ रहे हैं कांच से। तो जब हम रेशम को कांच से रगड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कटेगा, कौन कटेगा, कांच। यहाँ पर कटेगा जब कांच। जब रेशम को हम कांच से रगड़ते हैं तो कांच कट जाता है। तो हम बताएं जो कटेगा तो उसके द्रव्यमान में कमी होगा, द्रव्यमान में कमी होगा मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। इसीलिए कांच पे कौन सा चार्ज ज्यादा रहता है, प्लस। और अगर ये कांच के कण कटकर कहाँ आएंगे, रेशम पे, तो रेशम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए कांच के द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान में कमी होगी तो किस पर आएगा, रेशम पे आएगा, और रेशम पर आवश्यकता से अधिक द्रव्यमान हो रहा है कि नहीं, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। तो ये भी पता चल रहा है कि प्लस माइनस आवेश पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, किससे रगड़ा जा रहा है इस पर निर्भर करता है।
ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो कांच में माइनस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ कांच कट रहा है, कांच कटेगा तो द्रव्यमान में कमी होगी, द्रव्यमान में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार पता चल रहा है आवेश कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। देखो यहाँ लिखा दिए हैं विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश 2 प्रकार है, पहला प्रकार कौन सा हुआ, धनात्मक आवेश, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, ऋणात्मक आवेश। तो देखो हम धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, अभी हम बता चुके हैं। अगर किसी तत्व के, किसी पदार्थ के परमाणु, किसी पदार्थ के परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना, मतलब किसी पदार्थ का धनात्मक आवेश, अगर धनात्मक आवेश कब हो रहा है, तो अभी हम समझाए नहीं कि जब अगर इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाएगी, कमी, इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाएगी तो चार्ज कैसा आ जाता है, प्लस। देखो यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गई थी, कमी। तो वही तो लिखाए हैं कि धनात्मक आवेश, देखो आवेश के 2 प्रकार हुए, कैसे में समझा चुके हैं ना। तो किसी पदार्थ के परमाणु में, जो कोई भी पदार्थ होगा तो उसका अपना क्या होगा, एक परमाणु होगा। तो परमाणु में उपस्थित, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना, कमी हो रही है तो मतलब उस पर कौन सा जा जाएगा, धनात्मक। और ऋणात्मक क्या प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो अगर यहाँ परिभाषा ये पूछी जाती है कि किसी पदार्थ का धनावेशित होने का क्या अर्थ हुआ, तो कह देना किसी पदार्थ का धनावेशित होने का अर्थ हुआ उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। ऋणात्मक आवेश या ऋणावेशित होने का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, अधिकता हो गई है। अगर कोई भी पदार्थ ऋणावेशित तो उसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इससे पता चल रहा है कि आवेश कुछ नहीं भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का जो प्रतीक होता है, तो विद्युत आवेश का जो हमारा प्रतीक होता है वो क्यों होता है, विद्युत आवेश का प्रतीक क्यों होता है। अगर हम आवेश के निकालने के तरीके बताएं तो आवेश के निकालने के भैया 2 फार्मूले हैं। क्योंकि हम जानते हैं आवेश कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक फार्मूला है Q बराबर एन, Q बराबर एन। एक इसका दूसरा फार्मूला है आवेश निकालने का, Q बराबर RT, Q बराबर RT। हम क्या बताए, विद्युत आवेश का प्रतीक क्या होता है, Q, अर्थात विद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। पूरी हिंदी नहीं लिखेंगे, किससे लिख देंगे हम, Q से। तो मतलब Q मतलब विद्युत आवेश, Q बराबर क्या होता है एन, और Q बराबर क्या होता है RT। ये आवेश निकालने के 2 फार्मूले हैं। इसमें हम पूछे यहाँ पर देखा जाए n क्या है, तो भैया n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n हुई हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, E का मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 19 कूलाम। यहाँ I क्या है, तो I हमारी है विद्युत धारा। देखो इन सबका काम न्यूमेरिकल में लगेगा, ये इससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। I है विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा किससे प्रदर्शित कर देंगे, I से। और यहाँ जो हमारा T है, T हमारा क्या हुआ, समय, T हो गया समय। तो आवेश निकालने के 2 फार्मूले होते हैं हमारे। अब देखो आवेश के बारे में और कुछ जान लें। जैसे आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश एक भौतिक राशि है, आवेश एक भौतिक राशि है। तो हर एक भौतिक राशि का अपना एक क्या होता है, मात्रक। तो अगर हम देखें विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक, जो हम यहाँ विद्युत आवेश का मात्रक लिख रहे हैं किस पद्धति में लिख रहे हैं, एसआई पद्धति में। अगर एसआई पद्धति में हम आवेश का मात्रक देखें तो सर विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, तो हमारा एसआई मात्रक होता है कूलाम। और जो कूलाम को प्रदर्शित करते हो किससे प्रदर्शित करते हैं हम, सी से, कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर यहाँ अगर दिखाई नहीं पड़ा तो जो कूलाम का प्रतीक होता है वो क्या होता है, सी होता है। विद्युत आवेश का ये कौन सा मात्रक हुआ, एसआई मात्रक होता है। तो भैया एक हम जानते हैं कि कई पद्धतियां होती हैं, मात्रक लिखने की कई पद्धतियां होती है, इससे पहले हम इसकी वीडियो बना चुके हैं। तो जो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है।
तो इतनी बात अच्छे से समझ रहे होंगे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, सीजे पद्धति मात्रक क्या होता है स्टेट कूलाम, यहाँ आवेश का प्रतीक क्या होता है क्यू, क्यू बराबर होता है एन, एन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, तो हम जैसे कुछ कण होते हैं, कुछ फिक्स कण होते हैं, उन पर कितना आवेश होता है पहले ये जान ले। ये भी समझ गए कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो ऐसे कुछ कण होते हैं जिन पर आवेश फिक्स होता है, जैसे कि हमारा हुआ, क्योंकि इनका काम न्यूमेरिकल में लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखा जाए, क्योंकि भी कोई भी परमाणु हुआ तो उसमें परमाणु में मूल कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उन पर आवेश पता ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके बाद प्रोटॉन पर आवेश, आवेश करो चाहे विद्युत आवेश, और एक हुआ न्यूट्रॉन पर आवेश। अगर एक चौथा और लिख ले तो अल्फा कण पर आवेश। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को किससे प्रतीक करते हैं, ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को यानी अल्फा कण को अल्फा कण से। तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। आवेश के पीछे क्या लिखा जाता है, कूलाम। अगर चूंकि हमको पता है आवेश का मात्रा कि क्या होता है, कूलाम, ये होता है माइनस में, माइनस का 1.6 गुणे 10 माइनस का 19 कूलाम। प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होता है लेकिन किसमें होता है, प्लस में, इतना ही आवेश होता है लेकिन होता है प्लस में, माइनस का 19 कूलाम। वो भी होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ये किसमें होता है, प्लस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। जो न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है, अर्थात जीरो होता है इस पर आवेश। जो अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है, तो 16 का दुगुना अगर देखा जाए 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ये होता है कुछ प्रमुख कणों पर आवेश, क्योंकि इनका काम न्यूमेरिकल पे लगेगा। तो आवेश भी समझ गए, आवेश निकालने का तरीका भी समझ गए, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं भी समझ गए। अब आवेश के बारे में कुछ और बातें जान लें कि जैसे विद्युत आवेश जो होता है मात्रक तो बताया लेकिन बीमा नहीं बताएं। तो जो विद्युत आवेश की बीमा होती है, विद्युत आवेश की बीमा या उसका बीमीय सूत्र, विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र जो होता है वो होता है LT, LT होता है, विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र LT होता है। LT कैसे हुआ, क्योंकि हम इससे पहले बीमा की एक वीडियो बना चुके, बीमा मतलब हमें क्यू की बीमा निकालनी है तो क्यू बराबर क्या होता है, RT, क्यू बराबर RT, क्यू की बीमा, क्यू मतलब आवेश, आवेश की बीमा वही होगी जो आई की होगी, टी होगी। आई क्या, धारा, धारा बीमा क्या होती है, ए, और टी क्या है, समय, समय बीमा क्या होती है, टी। तो अगर इनको एक में कर दो तो कितना आ गया, 80। तो ये हमारी आ गई आवेश की बीमा। तो विद्युत आवेश की बीमा हमारी क्या, विद्युत आवेश का जो बीमीय सूत्र है, बीमा सूत्र या बीमीय सूत्र कर दो कितना होता है, LT होता है, LT होता है। तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पर जो आवेश के हमारे दो प्रकार हुए, एक प्लस आवेश हुआ और एक माइनस आवेश हुआ। तो सर यहाँ पे विद्युत आवेश में क्या होता है, LT। अच्छा यहाँ क्या गलत, क्यू बराबर IT, आई क्या हुई, आई जो होती धारा, धारा की बीमा होती है, ए समय की बीमा क्या होती है, टी। तो यहाँ होगा AT, AT। विद्युत आवेश का जो बीमीय सूत्र होता है वो कितना होता है, 80 होता है। तो देखो जब यहाँ आवेश दो प्रकार के हुए, तो जब ये देखा गया कि जब हम किसी एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश को पास पास में रखें तो उनमें देखा गया आकर्षण। क्या देखा गया, आकर्षण। एक प्लस वाले दूसरे प्लस वाले आवेश को देखा गया तो उसमें क्या देखा गया, प्रतिकर्षण। तो ये गुण देखा गया कि सजातीय आवेशों में, ये अच्छे से पता होना चाहिए कि भैया सजातीय आवेशों में, सजातीय का मतलब समान जाते, और हमको पता है आवेश की दो ही जाते हैं, एक हुई प्लस और एक हुई माइनस। तो सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ये सब प्रयोगों से पता चला हमको,
और विजातीय आवेशों में, विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। ये क्या चीज है देखो, आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे के पास में लाना, प्रतिकर्षण का मतलब दूर भागना, सजातीय का मतलब समान जात के, मतलब अगर एक प्लस और दूसरा भी हमारा क्या है प्लस, तो ये एक दूसरे से क्या भागेंगे दूर, एक दूसरे से दूर भागेंगे, पास में कभी नहीं आएंगे। और अगर विजातीय मतलब विभिन्न जाति का, मतलब एक हुआ प्लस और एक हुआ माइनस, तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अर्थात इसमें क्या हो जाता है आकर्षण। जैसे एक हुआ माइनस, दूसरा भी क्या हुआ माइनस, तो इनमें भी क्या होगा प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों एक ही जाति के हैं। हमको पता है आवेश की दो ही जाते हैं, तो भैया जो अगर सजातीय आवेशों का मतलब एक ही जाति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और विभिन्न जातों में हमेशा क्या होगा आकर्षण ही होगा। जैसे एक ले लिए माइनस, दूसरा क्या ले लिए प्लस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित। और इसको अच्छे से समझना, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री भैया इसी पर रिएक्शन सारी होंगी। देखो कभी देखो आप Na के साथ में क्या चिपका मिलता है, Cl ही तो मिलता है। Na के साथ में H जल्दी देखते हो तो नहीं देखते हो, क्योंकि देखो यहाँ Na पर प्लस और Cl पे माइनस, तभी तो क्या बन जाता है NaCl। और देखो यहाँ Na पर प्लस और H पर भी क्या होता है प्लस, इसलिए एक दूसरे को दूर भगा देते हैं, इसलिए यौगिक संभव नहीं होता, इसीलिए यही यौगिक का निर्माण होता है, क्योंकि हमको पता है प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। तो ये बात देख रहे थे कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक, वो देख रहे थे कि जैसे कोई दो आवेश है, एक है प्लस दूसरा क्या है माइनस, तो उनमें आकर्षण हो रहा है, मतलब एक दूसरे से पास आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और अगर एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अगर एक दूसरे से पास में आ रहा है, तो मतलब इनके बीच कोई बल ही तो कार्य कर रहा होगा जो इनको पास मिला रहा है, और अगर दूर जा रहे हैं तो इनके बीच कोई बल ही तो कार्य कर रहा होगा जो इनको दूर लेकर जा रहा है ना। तो इसीलिए कूलाम का एक नियम है जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो कूलाम का जो हमारा नियम आया, पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्यों आया समझ रहे हो ना, कूलाम यही देख रहा था कि अगर प्लस माइनस में आकर्षण होता था, कोई बल ही तो कार्य कर रहा था, उसी बल को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो कूलाम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया, जैसे कूलाम का नियम कहते हैं। उन्होंने यह बताया कि देखो, अगर इनकी हम पहले परिभाषा लिख दे फिर अच्छे समझा दे। इनके अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं स्थिर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, किन्हीं स्थिर, स्थिर का मतलब रुके हुए, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण भी बल लग सकता है या तो प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, अगर इतना जरूरी नहीं कि इतनी लंबी थ्योरी याद कर लो, फार्मूले से बताएंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इनका एक आप यही फार्मूला याद कर लो, जो एफ था, एफ अनुक्रमानुपाती किसके था, Q1 गुणे Q2 बाई आर स्क्वायर। इसे देखो, जैसे हम एक आवेश मान लिए, ये आवेश हमारा क्या हुआ Q1, ये दूसरा आवेश क्या हुआ Q2, तो जाहिर सी बात है इनके बीच लगने वाला बल दूरी तो निर्भर करता ही करता है ना। तो ये एक आवेश Q1 हुआ, दूसरा आवेश क्या हुआ Q2।
अगर इनके बीच लगने वाला बल देखा जाए तो आकर्षण भी हो सकता है। अगर दोनों प्लस, एक प्लस दूसरा माइनस तो आकर्षण होगा। अगर एक प्लस और दूसरा भी क्या होगा प्लस, तो उसमें क्या होगा प्रतिकर्षण। तो यही तो बताया था कूलाम कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण किन्हीं दो आवेशों के बीच, जैसे दो आवेश हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल, बल को इससे लिखते हैं एफ से। तो दोनों आवेशों का गुणनफल, देखो ये पहला आवेश हुआ, ये क्या हुआ दूसरा आवेश, दोनों आवेश को गुणनफल के क्या है सामने है, इसीलिए क्या होता है अनुक्रमानुपाती। तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है वो क्या मान लिया आर, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग, देखो बीच की दूरी कितनी है आर, उसके वर्ग क्या क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही किसका नियम है कूलाम का नियम। इससे अच्छे से समझ लो ना कि जो बल है एफ दोनों आवेश के गुणनफल को तरह गुणा करने के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। अगर ये मान लेते कि माना दो आवेश Q1 व Q2 है, Q1 व Q2 है तथा इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी r है, माना दो आवेश Q1 और Q2 तथा इनके बीच की दूरी r है। तो इनका ये नियम आया था, यही किसका नियम है कूलाम का नियम। जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटाया गया तो एक स्थिरांक आया, वो स्थिरांक हमारा कितना आ गया k, तो k बराबर होता है Q1 गुणे Q2 बाई r स्क्वायर। क्योंकि कभी भी अनुक्रमानुपाती हटाते तो कोई एक स्थिरांक आ जाता है, उस स्थिरांक को इन्होंने क्या माना k माना, तो f बराबर k Q1 गुणे Q2 बाई r स्क्वायर। ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए बाद में k की जगह कितना मान रख दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह कितना लग दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बाई r स्क्वायर। ये हुआ कूलाम का नियम। अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मान फिक्स होता है, प्रयोगोत्तर इसका मान निकाला गया तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। जो 1/4 पाई, देखो इसका काम न्यूमेरिकल में लगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, प्रति कूलाम का स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो भैया एप्सिलॉन नॉट हमारे है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छे समझ रहे होंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या निर्वात की वैद्युतशीलता, ये बात अच्छे से समझ में ही आ गई होगी। अब देखो हम इनका कभी कभी मात्रक भी पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट अगर इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये हुआ कूलाम का हमारा नियम। अब यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका पूछा जाता है मात्रक, तो इनका मात्रक कैसे निकालें, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो देखो फार्मूला क्या हुआ हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कितने बराबर था f के बराबर। हमें जिसका मान निकालना है उससे एक तरफ कर लियो तो एप्सिलॉन नॉट एक तरफ कर लियो, तो यहाँ कितना हो गया 1/4 पाई Q1 गुणे Q2, f यहाँ बटन जाएगा तो f r स्क्वायर, f r स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालें, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वही होगा जो इन सब का होगा। ये है 4 पाई, एक आंशिक मान है जो कि पाई का मान 22/7 और आंशिक मान का कोई मात्रक नहीं होता। यहाँ देखें Q1, तो Q1 क्या है आवेश, और हमें पता है आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। Q2 भी एक आवेश है, उसका भी मात्रक क्या होगा कूलाम। R F क्या है बल, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। R क्या है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर 2 बार तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसे देखा जाए तो यहाँ कितना है कूलाम, कूलाम 2 बार, कूलाम को किससे लिखते हैं सी से, तो कूलाम का स्क्वायर प्रति बट्टे में है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी पूछी जाती है, तो इसे एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालें, एप्सिलॉन नॉट की
बीमा। तो हम जानते हैं कि जिसका मात्रक या बीमा निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो यहाँ से जब हम निकालें एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो हमारा कितना आया 1/4 Q1 गुणे Q2 बटे एफ आर स्क्वायर। तो जब हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल रहे हैं कि बीमा वही होगी जो इन सबकी होगी, इन सबकी। ये आंशिक मान है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। हम आपको बता चुके हैं कि जो Q1 होता है, Q1 क्या है, आवेश, इसकी जो बीमा होती है कितनी होती है 80, कितनी होती है 80। दूसरा भी आवेश है, उसकी बीमा कितनी होती है 80 होती है। यहाँ एब क्या है, बल, बल की बीमा होती है भैया MLT-2। आर क्या है, दूरी, दूरी की बीमा क्या होती है एल, 2 बार तो कितने बार करते हैं 2 बार। देखो इन सब चीजों को याद न करना, अगर आप याद करने बैठ जाओगे तो भौतिक राशियां बहुत अनंत भौतिक राशियां हैं जिनके हम बीमा मात्रक याद नहीं कर सकते हैं। तो इसकी हम एक वीडियो बनाए जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप जाकर बीमा मात्रक कैसे समझ लेना, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो हमारा एफ कितनी होती है तो वहां निकाल के बताए हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जब हम बीमा निकालें तो यहाँ ए कितनी बार है 2 बार है, टी भी हमारा कितनी बार है 2 बार, तो ए भी 2 बार, टी भी 2 बार। अगर कभी घाते नीचे से ऊपर जाती तो प्लस में, तो माइनस, माइनस में तो प्लस। यहाँ एम कुछ ने एक था तो ऊपर गया तो कैसा हो जाएगा माइनस का 1। एल देखो 2 और 1 3, एल से ऊपर गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, और टी माइनस का 2 था ऊपर गया कैसा हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2। अब अगर हम इनको एक लाइन में लिख दें तो एम के ऊपर कितना है माइनस का 1, एल के ऊपर माइनस का 3 है, इसके बाद टी 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4, और ए के पास कितना हो गया 2। ये आ गई हमारी एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो ये अच्छे से समझ गए होंगे, कूलाम का नियम भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं, कूलाम का नियम भी अच्छे से समझ गए। अब आता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। यहाँ इसकी भी थ्योरी पूछाती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जो भैया विद्युत क्षेत्र हुआ, जैसे हमारा पूछा जाए हमारा क्षेत्र क्या हुआ, हमारा क्षेत्र क्या हुआ, तो हम क्या बताएंगे, हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हमारा प्रभाव रहे वही हमारा क्षेत्र होता है। ये तो होगा हमारा क्षेत्र पूछा तो क्या बताओगे, हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हमारी जान पहचान रहती, जहां तक लोग हमको जानते वही हमारा क्षेत्र कहलाता है। तो कोई भी आवेश होता तो आवेश का भी तो अपना एक क्षेत्र होता कि यहाँ तक वो दूसरे वस्तु पर बल लगाएगा, इसके बाद बल नहीं लगाएगा। तो वही लिखा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कोई प्लस का आवेश है तो इसका कुछ एक एरिया होगी ना कि यहाँ तक वो उसके प्रभाव का अनुभव किया जाएगा, जहां तक करंट लगेगी उसके बाद करंट नहीं लगेगी। तो जो जहां तक इसका प्रभाव का अनुभव किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो ये भी अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे विद्युत क्षेत्र होता क्या चीज। समझ रहे हो ना कि हमारे चारों का देख, किसी भी चीज आवेश का बोला तो आवेश के चारों, देखो विद्युत का मतलब, यहाँ विद्युत का मतलब आवेश समझ लेना, विद्युत का मतलब आवेश, तो समझो आवेश क्षेत्र, आवेश क्षेत्र। तो वही तो बताया कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके आवेश क्षेत्र कहलाता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र कहलाता